तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले दी आइकन स्टिंग से। तो भाई स्टिंग का जो है रेसलिंग करियर हो चुका है खत्म, रिटायर हो चुके हैं स्टिंग। एक बहुत ही बड़े नेम स्टिंग भाई प्रोफेशनल रेसलिंग के आज फाइनली लेते हैं पूरा कंप्लीट ऑफ। आज उनका AEW रिवॉल्यूशन के अंदर मैच था, डार्बी एलन के साथ टीम अप कर रहे थे, वो फेस कर रहे थे यंग बक्स को। एंड कितना ब्रूटल मैच था भाई, टॉर्नेडो टैग टीम मैच था। मैच के अंदर विक्ट्री मिलती है स्टिंग एंड डार्बी एलन को, एंड डार्बी एलन को अप्रिशिएट करना बनता है भाई। मैंने इनको बैक टू बैक देखा, हमेशा देखा। AEW में बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जितनी भी मैं क्लिप्स देखता हूँ कहीं ना कहीं उसमें 80% टाइम डार्बी एलन देखने को मिलते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हुए। आज भाई पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, इनका पूरा बैक मैंने देखा कि भाई ब्लड ब्लड हो रखा था, तो इन्होंने शायद कोई बहुत लंबा ऊंचा कोई ऐसे जंप लगाया शायद मरकरी वगैरह के ऊपर। तो जो भी था, डार्बी एलन भाई रिस्क टेकर वापस से प्रूव करते हैं कि आखिर वो क्यों इस नाम से जाने जाते हैं। एंड अभी स्टिंग का जो मैच था बहुत ही अच्छा गया। इस मैच के अंदर इन लोगों ने टाइटल भी रिटेन किया, पता नहीं टाइटल का आगे क्या होगा, लेकिन अभी के हिसाब से पूरे रेसलिंग वर्ल्ड ने इनको ट्रिब्यूट पे करा इनकी रिटायरमेंट के ऊपर। बहुत ही लेजेंडरी करियर था भाई। हमें याद है WWE के अंदर जब स्टिंग आए थे रेसलमेनिया 31 में ट्रिपल एच को फेस करने, क्या एंट्रेंस थी उनकी। मेरे फेवरेट्स में से कुछ एक थे उस टाइम पे। स्टिंग को मैं बहुत पसंद करता था उस टाइम। स्टिंग जो वो आवाज़ निकालते थे उनकी एंट्रेंस पे, वो आवाज़ निकाल आती थी कौवे की या फिर पता नहीं क्या, मैं तो वो भी निकालता था भाई उस टाइम पे। तो स्टिंग एक टाइम पे बहुत फेवरेट थे मेरे। बाकी उसके बाद उनका वो वाला सेगमेंट हुआ जब सेथ रॉलिंस का स्टैचू रिवील करना चाहते हैं ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन, वहाँ पे स्टिंग देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ मोमेंट्स थे भाई जो कि काफ़ी आइकॉनिक थे इनके WWE के। AEW के अंदर भी बहुत अच्छा किया है स्टिंग ने अनडिनाइबली। AEW का रन उनका शायद WWE से ज़्यादा बेटर रन था, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। 60 की एज में भाई स्टिंग इधर उधर से कूद रहे थे, ऊंचाई से कूद रहे थे, तो प्रूव करता है कि स्टिंग कितने पैशनेट थे। शायद WWE इनको और अच्छे से यूटिलाइज कर सकती थी, लेकिन WWE ने वो करा नहीं। बट स्टिल अभी उसको लेके कंप्लेन करने का ही टाइम नहीं है। थैंक यू स्टिंग बोलेंगे हम लोग, कॉमेंट कर सकते हैं आप लोग। एक बहुत ही लेजेंडरी करियर आज जाके एंड हुआ है। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि जे उसो को लेकर। तो भाई जे उसो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट करा है जो कि शायद आगे ब्लड लाइन एंड कोडी रॉलिंस वाली स्टोरी के अंदर काम आने वाली है। जे उसो जो है ऑफर करते हैं कोडी रोड्स को हेल्प रेसलमेनिया 40 के लिए। अभी रिसेंटली इंटरव्यू में बहुत सारी बातें करी है जे उसो ने भाई। इवन उन्होंने ब्लड लाइन और कोडी रोड्स में से कोडी को पिक कर लिया है। वो ये भी कहते हैं कि जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ अगर मेरे साथ आना चाहते हैं तो उनको रोमन की सुननी बंद करनी पड़ेगी, यानी रोमन को छोड़ के उनको मेरे पास आना पड़ेगा, तब हम लोग वापस से भाई भाई जो है हम लोग टीम वगैरह फॉर्म करेंगे। ये जे उसो ने ऑलरेडी कह रखा है। अभी वो कोडी रोड्स को हेल्प ऑफर करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें हेल्प करने को तैयार हूँ, किसी भी टाइम तुम मुझे बुला लो, बिकॉज ब्लड लाइन कोई ईजी चीज़ नहीं है डील करने के लिए। कहते हैं जे उसो यहाँ पे, कोडी इफ़ यू नीड हेल्प कॉल ऑन मी, इफ़ एनीबडी नोज हाउ दे गेट डाउन ऊस इट्स मी, बट आई एम टेलिंग यू ब्रो वी नीड मोर सोल्जर्स। कहते हैं कि भाई मुझे ब्लड लाइन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। तो ये तो बात सही है भाई, जे उसो ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं गाइड कर सकता कोडी रोड्स को इस चीज़ के अंदर। तो जे उसो ऑफर करते हैं हेल्प की, भाई अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करो, आई बी देयर फॉर यू। उसके बाद कहते हैं बट एक चीज़ तुम्हें बता दो भाई मैं, कि हमें ना और सोल्जर्स की ज़रूरत है, यानी कि हमें और लोग चाहिए उनसे निपटने के लिए। एंड ये काफ़ी विजिबल भी है, अगर आप देखो तो उधर रोमन है, रॉक है, सोलो है, जिमी है, पॉल हेमन है। अब भले रॉक बिट्रे करे, लेकिन अभी तो नहीं करा ना उन्होंने स्टोरी में, तो उनसे कम्पीट करने के लिए तो इधर भी बंदे चाहिए। इधर सिर्फ कोडी एंड रॉलिंस हैं, अगर जे उसो भी आ जाएंगे तो भी भाई ऑड्स इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसे में कहते हैं जे उसो कि हमें और सोल्जर्स चाहिए। तो पता नहीं ये चीज़ होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन जे उसो ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद अगर इन्हें कोडी बुलाते हैं हेल्प वगैरह के लिए तो देन जे उसो और कुछ बैकअप लेकर आएंगे, यानी कि फुल अवेंजर्स एंड गेम वाली चीज़ें लोग करने वाले। तो अभी के हिसाब से भाई देखो, ये एक पिच भी थी, हो सकता है कि कोडी की टीम से और बंदे आ जाए, हो सकता है जॉन सीना आ जाए, हो सकता है स्टोन कोल्ड आ जाए कोडी की साइड से, नो वन नोज भाई, हो भी सकता है। अभी के हिसाब से कौन जानता है, स्टोरी जिस हिसाब से जा रही है, जितने स्वर्ड्स ले रही है, जितने ट्विस्ट एंड टर्न हो रहे हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो अभी के हिसाब से क्या आप लोग चाहते हो कि रॉलिंस एंड कोडी के साइड से और बंदे आए जे उसो को लेके? कमेंट करके बताना जरूर से। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि एक गुड न्यूज़ है रोमन रेंस एंड द रॉक को लेके। तो अभी तो देखो भाई, रोमन रेंस एंड द रॉक काफ़ी सारे एपिसोड्स में आने वाले हैं रेसलमेनिया तक, ये तो हमें ऑलरेडी सब मालूम है पहले से। एंड अभी हम ये क्या देख रहे हैं कि जो रॉक है वो 15 मार्च तक बैक टू बैक आने वाले हैं। अब रॉक आएंगे 15 मार्च तक बैक टू बैक, वहाँ पे कोडी भी एडवर्टाइज्ड हैं। तो अब रोमन के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं कि रोमन भी 15 को प्रेजेंट होंगे। मतलब ये काफ़ी मुश्किल है कि रॉक किसी एपिसोड में हो और उसमें रोमन ना हो, बिकॉज WWE चीज़ दिखाएगी कि भाई कहीं ना कहीं जो रॉक है वो रोमन को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर रख रहा है। ये स्मैकडाउन के अंदर हमने देख भी लिया, भले ही रॉक ने एक्नॉलेज कर लिया, बट स्टिल अब अभी के हिसाब से हो सकता है कि जो रॉक है एंड रोमन है वो भाई और 15 मार्च के बाद के एपिसोड्स के लिए भी बैक टू बैक एडवर्टाइज करे जाएं, यानी कि 15 के बाद भी तो स्मैकडाउन के एपिसोड्स होंगे, 22 को होंगे, फिर उसके बाद होगा। तो ऐसे में क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज अभी आप WWE की वेबसाइट पर जाओगे
तो वहाँ पे आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप 8 मार्च के स्मैकडाउन को लिस्टेड देख सकते हो। यहाँ पे रोमन रॉक दोनों एडवर्टाइज्ड हैं। 15 मार्च का स्मैकडाउन जो है वो भी लिस्टेड है, यहाँ पे रॉक एडवर्टाइज्ड है। तो रोमन के भी यहाँ पे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे, रोमन भी यहाँ पे मोस्ट लाइकली होने वाले हैं। अब ये 8-15 हो गया, इसके बाद कोई भी स्मैकडाउन WWE ने यहाँ पे ऐड नहीं करा है, तो यहाँ पे भी अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि WWE ने स्मैकडाउन अनाउंस कर दिया उसके बाद एडवर्टाइज नहीं है रोमन रॉक, नहीं, अभी स्मैकडाउन अनाउंस ही नहीं हुआ है। तो यानी कि जब स्मैकडाउन अनाउंस होगा तो चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं कि स्मैकडाउन के साथ साथ रोमन रॉक ये लोग भी अनाउंस हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ एपिसोड जो कि रेसलमेनिया से पहले के एपिसोड्स होंगे, उसमें सारे के सारे एपिसोड्स के अंदर आपको रोमन रेंस एंड रॉक देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत मेजर चीज़ हो जाएगी भाई, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले बहुत तगड़ी हाइप बन जाएगी। तो हो भी सकता है बिकॉज दो मैचेस बिल्ड करने, एक तो टैग टीम मैच एंड एक सिंगल्स मैच रोमन कोडी का, तो उसकी बिल्ड के लिए हो सकता है कि आपको मोस्ट लाइकली ये सारे के सारे एपिसोड्स में अपीयर होते हुए देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अब ये पता नहीं कितने लोगों को पसंद आई है, कितने को नहीं, लेकिन भाई हो सकता है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में भी रिटेन कर लें। इसको लेके कोई अपडेट वगैरह नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद करी जा रही है एंड वो चीज़ याद करने लायक है भी। मैं आपको बताता हूँ, रोमन ने क्लेम करा था कि वो चैंपियन के तौर पर 1000 डेज क्रॉस करेंगे। लोगों ने बिलीव नहीं करा था, लोग कह रहे थे कि रेसलमेनिया 39 में रोमन हारेगा, लेकिन रोमन जीत गए एंड उसके बाद उन्होंने 1000 डेज क्रॉस भी करें, तो वो चीज़ हो गई। एंड अभी वापस से लोग एक्सेप्ट करके बैठ गए कि रोमन रेसलमेनिया 40 में हारेगा। लेकिन रोमन ने एक और ऐसी ही बात पहले बोल रखी है। अब ये पहली क्या बोल रखी है रोमन ने बात मैं आपको बता दूं। शायद आपको याद होगा कि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का बहुत टाइम पहले एक प्रोमो निकल के सामने आया था एंड ये ओलंपिक्स के लिए आया था, 2024 समर ओलंपिक्स को प्रमोट करते हुए। वहाँ पे रोमन पॉल हेमन दोनों थे एंड वो क्लियरली बोलते हैं कि भाई समर ओलंपिक्स जब होगा तो मैं उस टाइम पे चैंपियन रहूंगा। ये चीज़ क्लियरली कही गई है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जिस तरीके से रोमन कह रहे थे कि रेसलमेनिया 39 में मैं कोडी को हराऊंगा भी और उसके बाद 1000 डेज क्रॉस भी करूंगा। उस टाइम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था, इस चीज़ को बिलीव नहीं करा था, बट ये चीज़ इवेंचुअली हुई एंड अभी लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या पता ये भी हो जाए, बिकॉज रोमन एंड पॉल हेमन ने क्लियरली बोल रखा था। आप अभी भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो, रोमन एंड पॉल हेमन समर ओलंपिक्स, आप लोग सर्च करना, आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको रोमन हेमन दोनों देखने को मिलेंगे एंड वो कहते हैं कि समर ओलंपिक्स के टाइम में चैंपियन रहूंगा। एंड समर ओलंपिक्स है जुलाई के एंड में एंड अगस्त के स्टार्टिंग वगैरह में। तो अभी के हिसाब से भाई रेसलमेनिया के बाद आई है, तो शायद हो सकता है कि इस वजह से रोमन रिटेन भी कर ले। बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। बहुत ही लंबी नहीं होगी, छोटी सी अपडेट है, काफ़ी ऑब्वियस है एंड यह है जेड कारगिल को लेके। तो भाई जेड कारगिल अभी आने वाले टाइम के अंदर आपको रेसलमेनिया से पहले एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगी WWE प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि कहने का मतलब है कि जेड कारगिल का मैच प्लान है रेसलमेनिया के लिए एंड ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जो कि WWE को जल्दी जल्दी अनाउंस करने पड़ेंगे, बिकॉज एक महीना निकलते हुए टाइम नहीं बीतेगा। मार्च में ऑलरेडी 5 दिन निकल गया, आज 5 मार्च है हमारे यहाँ से, तो ऐसे में बहुत जल्दी टाइम निकलेगा एंड WWE को तकरीबन 10-12 मैचेस अनाउंस करने हैं, तकरीबन 10 तो मिनिमम करने हैं। तो ऐसे में WWE बहुत सारे मैचेस जल्दी जल्दी अनाउंस करेगी, जिसमें से कि एक मैच जेड कारगिल का भी होगा एंड इसके लिए जेड कारगिल अभी आपको बैक टू बैक WWE के शोज में देखने को मिल सकते हैं। हमने उनको बैक स्टेज देखा भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। तो जेड कारगिल अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे अपकमिंग WWE इवेंट्स के अंदर, शोज के अंदर, ये कुछ बताया जा रहा है। इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ अपडेट्स, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।